1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग पर आया बड़ा अपडेट। हाल ही में केंद्र सरकार ने जुलाई से दिसंबर की अवधि के लिए डियरनेस अलाउंस बढ़ाने का ऐलान किया है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। लेकिन सरकारी कर्मचारियों लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या सरकार अगले वेतन आयोग को लेकर जल्द कोई फैसला लेगी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। सरकार अब 8वें वेतन आयोग के गठन पर विचार कर रही है। राष्ट्रीय संयुक्त परामर्श मशीनरी (NCJCM) के स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार के लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग की मांग की है। उनका कहना है कि देश की मजबूत आर्थिक स्थिति और विकास को देखते हुए यह सबसे उचित समय है कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा की जाए। NCJCM एक महत्वपूर्ण मंच है जो सरकारी कर्मचारियों और सरकार के बीच संवाद का काम करता है। यह मंच कर्मचारियों की समस्याओं और विवादों को सुलझाने के लिए काम करता है। इस मंच ने पहले ही सरकार को 2 मेमोरेंडम भेजे हैं, जिनमें 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की गई है। कर्मचारियों ने रखी 8वें वेतन आयोग की मांग। कर्मचारियों ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है। NCJCM के स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने हाल ही में वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे से मुलाकात कर यह मांग फिर से उठाई। मिश्रा ने बताया कि उन्होंने वित्त सचिव से 8वें वेतन आयोग के गठन की जरूरत के बारे में विस्तार से बात की। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की GDP तेजी से बढ़ रही है, सभी सेक्टर तरक्की कर रहे हैं और देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग का गठन न करना समझ से बाहर है। मिश्रा का कहना है कि इस समय में जब देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और विकास हो रहा हो, कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में भी सुधार किया जाना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बदलाव के लिए वेतन आयोग का गठन पहला कदम होता है। वेतन आयोग गठित होने के बाद यह सभी पक्षों से चर्चा करता है और फिर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपता है। इन सिफारिशों का उद्देश्य कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में सुधार करना होता है। हालांकि वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना सरकारी खजाने पर बड़ा वित्तीय बोझ डालता है। उदाहरण के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर 2017 में सरकार को 1.02 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ सहना पड़ा था। इस वजह से सरकार को वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार करते समय बजट का ध्यान रखना पड़ता है ताकि इसका प्रभाव सरकारी वित्त पर न पड़े। साल 2016 में लागू हुआ था 7वां वेतन आयोग। सामान्यतः हर 10 साल में एक बार वेतन आयोग का गठन किया जाता है ताकि कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में सुधार हो सके। पिछला 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में बना था और इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू हुई थी। हालांकि 8वें वेतन आयोग पर सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है। 7वें वेतन आयोग की घोषणा चुनाव पूर्व बजट का हिस्सा थी, इसलिए 8वें वेतन आयोग की घोषणा में देरी को लेकर तुलना सही नहीं है। पिछले संसद सत्र में भी इस मुद्दे पर सवाल उठे थे, लेकिन वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया था कि फिलहाल सरकार के पास 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। साथ ही पुरानी पेंशन बहाली कर्मचारी संघों की मांग, सरकार की फिर बड़ी टेंशन, जाने क्या है कर्मचारियों का प्लान। भारत में सरकारी कर्मचारियों के बीच पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ रही है। नई पेंशन योजना के लागू होने के बाद से सरकारी कर्मचारियों में असंतोष बढ़ा है और वे OPS की बहाली के लिए संगठित और सशक्त आंदोलन कर रहे हैं। OPS, जिसमें कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बिना किसी योगदान के पेंशन मिलती थी, को हटाने और NPS को लागू करने के बाद से ही कर्मचारी इस निर्णय के विरोध में हैं। यह विरोध हाल ही अधिक बढ़ा है, खासकर जब कुछ राज्यों ने OPS को फिर से लागू करने की दिशा में कदम उठाए हैं। कई राज्य सरकारें, जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, ने हाल ही में OPS को बहाल किया है। इससे उन सरकारी कर्मचारियों के बीच उम्मीदें बढ़ी हैं, जो NPS के तहत अपने फंड्स का भविष्य लेकर चिंतित थे। इन राज्यों में कर्मचारियों को यह विकल्प दिया गया है कि वे OPS या NPS में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। हालांकि इस बीच
केंद्रीय सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह एनपीएस को पूरी तरह से समाप्त करने या ओपीएस को राष्ट्रीय स्तर पर फिर से लागू करने की योजना में नहीं है। पेंशन बहाली की रणनीति। बता दें, सरकारी कर्मचारी संघों ने ओपीएस की बहाली के लिए एक विस्तृत रणनीति तैयार की है। वे कानूनी उपायों पर भी विचार कर रहे हैं ताकि एनपीएस के तहत किए गए योगदान को वापस लिया जा सके। हाल ही में पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों के एनपीएस योगदान को जीपीएफ, जनरल प्रोविडेंट फंड, खातों में स्थानांतरित करने की योजना बनाई है, जिससे कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा मिल सके। केंद्र और राज्यों के बीच तनाव। ओपीएस की बहाली के कारण राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच तनाव बढ़ गया है। केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि FRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी अधिनियम के तहत एनपीएस के तहत किए गए योगदान को वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है, जिससे राज्यों के लिए यह चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि वे कर्मचारियों को उनके योगदान की वापसी कैसे सुनिश्चित करें। इस संदर्भ में कई राज्य सरकारें और कर्मचारी संघ कानूनी सलाह ले रहे हैं और कोर्ट का सहारा लेने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही सीजीएचएस सेवाओं में सुधार के लिए जारी किए गए नए दिशानिर्देश, लाभार्थियों को मिलेगी बेहतर सुविधा। केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सीजीएचएस के तहत पंजीकृत अस्पतालों, डायग्नोस्टिक सेंटर, आंख और दंत चिकित्सा केंद्रों द्वारा सीजीएचएस लाभार्थियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सीजीएचएस और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश सीजीएचएस दिल्ली एनसीआर के सभी पंजीकृत स्वास्थ्य सेवा संगठनों एचसीओस के लिए अनिवार्य हैं। नए दिशानिर्देशों की मुख्य बातें। 1. कैशलेस सेवा अनिवार्य। सेवानिवृत्त कर्मचारियों, पूर्व सांसदों, वर्तमान सांसदों, स्वतंत्रता सेनानियों और सीजीएचएस डीजीएचएस स्वास्थ्य मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए कैशलेस सेवा अनिवार्य है। इन लाभार्थियों से भर्ती के समय अग्रिम जमा या भुगतान नहीं लिया जाएगा। 2. संक्रमण नियंत्रण के लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं। सीजीएचएस पैनल में शामिल एचसीओस को संक्रमण नियंत्रण सुनिश्चित करना आवश्यक है, लेकिन इसके लिए लाभार्थियों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। 3. सीजीएचएस कार्ड की फोटोकॉपी की मांग नहीं। लाभार्थियों से सीजीएचएस कार्ड की फोटोकॉपी नहीं मांगी जाएगी। सीजीएचएस कार्ड को सीजीएचएस ऐप या डिजिलॉकर से सत्यापित किया जा सकता है। 4. अस्पताल में भर्ती और आपात स्थिति। अस्पताल में भर्ती होने या आपात स्थिति में किसी अलग अनुमति पत्र की आवश्यकता नहीं है। 5. रेफरल मेमो पर स्टाम्प की अनिवार्यता समाप्त। रेफरल मेमो पर स्टाम्प अनिवार्य नहीं है। 6. प्रिंटेड फॉर्म में प्रिस्क्रिप्शन। सभी प्रिस्क्रिप्शन प्रिंटेड फॉर्म में दिए जाएंगे और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वे सरकार की नीति के अनुसार सामान्य, जेनरिक रूप में हों। आहार पूरक और सौंदर्य प्रसाधन शामिल। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, बेसिक सैलरी में मर्ज हुआ 53% डीए, अब इतनी मिलेगी सैलरी। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए में 3% की बढ़ोतरी की, जिससे अब डीए 50% से बढ़कर 53% हो गया है। इसके साथ ही पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत में भी 3% की वृद्धि की गई है। इस फैसले के बाद अब सवाल है कि क्या जनवरी 2025 में अगली संशोधन से पहले इस बढ़े हुए डीए को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में स्थायी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। इससे पहले 5वें और 6ठे वेतन आयोग पे कमीशन के समय भी जब महंगाई भत्ता 50% को पार कर गया था तो इसे बेसिक में मर्ज करने की सिफारिश की गई थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार फिलहाल इस पर चर्चा चल रही है, लेकिन अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। अगर डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाता है तो इससे सैलरी स्ट्रक्चर में स्थायी बदलाव देखने को मिलेंगे। यह बदलाव न केवल बेसिक सैलरी में वृद्धि करेगा बल्कि भत्तों, अलाउंसेस और अन्य लाभों पर भी प्रभाव डालेगा। इस फैसले का फायदा केंद्रीय कर्मचारियों को उनके पेंशन और अन्य वित्तीय लाभों में भी मिलेगा। आमतौर पर सरकार मार्च और सितंबर से अक्टूबर में डीए और डीआर में संशोधन की घोषणा करती है, जो क्रमशः जनवरी और जुलाई से प्रभावी होता है।
अगले लिए हाइक की घोषणा होली से पहले मार्च 2025 में की जा सकती है। यह केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में एक बड़ी राहत होगी। साथ ही कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने जारी किया सख्त चेतावनी। मोदी सरकार 3.0 ने सरकारी दफ्तरों में समय की पाबंदी सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। कार्मिक मंत्रालय ने हाल ही में एक नया आदेश जारी करते हुए सभी सरकारी कर्मचारियों को आत्मानुशासन का पालन करने की हिदायत दी है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि कर्मचारी अधिकतम 15 मिनट की ही देरी से दफ्तर पहुंच सकते हैं। इस आदेश में विशेष रूप से उन कर्मचारियों को चेताया गया है जो आदतन लेटलतीफी करते हैं। देश भर के सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अब समय पर दफ्तर पहुंचना और बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने आदेश जारी किया है कि सभी कर्मचारी सुबह 9:15 बजे तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। कोरोना महामारी के बाद से कई सरकारी कर्मचारियों ने बायोमेट्रिक सिस्टम में हाजिरी लगाना बंद कर दिया था, जिससे उपस्थिति संबंधी दिक्कतें बढ़ गई थी। इस नई व्यवस्था के तहत अब सभी को नियमित रूप से बायोमेट्रिक प्रणाली में पंच करना होगा ताकि उपस्थिति को लेकर पारदर्शिता बनी रहे। डॉक्ट के नए निर्देशों के अनुसार अगर कोई सरकारी कर्मचारी सुबह 9:15 बजे तक दफ्तर नहीं पहुंचता है तो उसका हाफ डे लगाया जाएगा। सरकार ने साफ किया है कि अगर किसी खास दिन किसी वजह से दफ्तर आना संभव नहीं है तो कर्मचारी को पहले से ही सूचना देनी होगी। वहीं आपात स्थिति में छुट्टी की जरूरत पड़ने पर भी आवेदन करना अनिवार्य है। सभी विभागों के इंचार्ज अब अपने कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति और आने जाने का सख्ती से पालन करवाएंगे। साथ ही पुरानी पेंशन योजना को मिली मंजूरी, सरकार का ऐलान कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना OPS को फिर से लागू करने का फैसला लिया है। यह फैसला लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है, जो लंबे समय से इस योजना की वापसी की मांग कर रहे थे। पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। इस फैसले से न केवल मौजूदा सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा, बल्कि भविष्य में सरकारी नौकरी करने वाले युवाओं को भी इसका लाभ मिलेगा। पुरानी पेंशन योजना की वापसी से कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और उन्हें अपने बुढ़ापे के दिनों में आर्थिक चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। पुरानी पेंशन योजना OPS एक ऐसी योजना है जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी आखिरी सैलरी का एक निश्चित प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलता है। यह योजना 2004 से पहले नियुक्त हुए सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू थी। OPS के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद हर महीने एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में मिलती है, जो उनकी आखिरी सैलरी का 50% होती है। पुरानी पेंशन योजना की वापसी के पीछे कई कारण हैं। कर्मचारियों की मांग। लंबे समय से सरकारी कर्मचारी OPS की वापसी की मांग कर रहे हैं। आर्थिक सुरक्षा। OPS कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। राजनीतिक दबाव। विभिन्न राजनीतिक दलों और कर्मचारी संगठनों ने OPS की वापसी के लिए दबाव बनाया था। नई पेंशन योजना की कमियां। 2004 में शुरू की गई नई पेंशन योजना NPS में कई कमियां पाई गई। सामाजिक सुरक्षा। OPS सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। पुरानी पेंशन योजना OPS और नई पेंशन योजना NPS में कई महत्वपूर्ण अंतर हैं। पेंशन राशि। OPS में आखिरी सैलरी का 50% पेंशन मिलती है, जबकि NPS में पेंशन राशि बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करती है। निवेश जोखिम। OPS में कोई निवेश जोखिम नहीं है, जबकि NPS में कर्मचारी को निवेश जोखिम उठाना पड़ता है। कर्मचारी का योगदान। OPS में कर्मचारी को कोई योगदान नहीं देना पड़ता, जबकि NPS में कर्मचारी को अपनी सैलरी का एक हिस्सा योगदान के रूप में देना पड़ता है। सरकार का दायित्व। OPS में सरकार पूरी पेंशन राशि का भुगतान करती है, जबकि NPS में सरकार का दायित्व सीमित होता है। लचीलापन। NPS में कर्मचारी को अपने फंड के निवेश में कुछ लचीलापन मिलता है,
जबकि ओपीएस में ऐसा कोई विकल्प नहीं है। पुरानी पेंशन योजना की वापसी का व्यापक प्रभाव पड़ेगा। कर्मचारियों पर प्रभाव। सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। सरकारी खजाने पर बोझ। ओपीएस की वापसी से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। रोजगार आकर्षण। ओपीएस की वापसी से सरकारी नौकरियां युवाओं के लिए और अधिक आकर्षक हो जाएंगी। आर्थिक प्रभाव। पेंशनभोगियों की क्रय शक्ति बढ़ने से अर्थव्यवस्था को गति मिल सकती है। सामाजिक सुरक्षा। ओपीएस सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी। पुरानी पेंशन योजना की वापसी से कई लाभ होंगे। आर्थिक सुरक्षा। कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद निश्चित आय का आश्वासन मिलेगा। परिवार की सुरक्षा। कर्मचारी की मृत्यु के बाद भी उसके परिवार को पेंशन मिलती रहेगी। महंगाई से सुरक्षा। पेंशन पर महंगाई भत्ता मिलने से महंगाई का असर कम होगा। मानसिक शांति। कर्मचारियों को अपने बुढ़ापे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बेहतर जीवन स्तर। निश्चित पेंशन से रिटायरमेंट के बाद बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित होगा। पुरानी पेंशन योजना की वापसी में कुछ चुनौतियां भी हैं। वित्तीय बोझ। सरकार पर पेंशन के भुगतान का बड़ा वित्तीय बोझ पड़ेगा। बजट प्रबंधन। सरकार को अपने बजट में पेंशन के लिए बड़ी राशि आवंटित करनी होगी। अन्य क्षेत्रों पर प्रभाव। पेंशन पर अधिक खर्च से अन्य विकास कार्यों पर प्रभाव पड़ सकता है। निजी क्षेत्र से तुलना। ओपीएस की वापसी से सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के बीच असमानता बढ़ सकती है। दीर्घकालिक स्थिरता। ओपीएस की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती होगी। पुरानी पेंशन योजना की वापसी की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में होगी।